नमस्कार, मैं रवीश कुमार। अमेरिका ने ईरान के तीनों न्यूक्लियर प्लांट पर बम गिरा दिया है। ईरान के सरकारी टीवी चैनल ने कहा है तीनों परमाणु ठिकानों को पहले ही खाली करा लिया गया था। इस वजह से न्यूक्लियर रेडिएशन का कोई खतरा नहीं। अमेरिका ने बम तो गिराया है, लेकिन अभी यह साफ नहीं कि अमेरिका के बम गिराने से ईरान के परमाणु ठिकानों को कितना नुकसान पहुंचा है। क्या खाली परिसर पर हमला हुआ या कुछ नष्ट भी हुआ है? इस हमले में तीनों न्यूक्लियर प्लांट में काम करने वाले कितने लोग मारे गए? ईरान के बुशर प्लांट पर हमला नहीं हुआ है, जिसमें रूसी वैज्ञानिकों के काम करने की बात खुद रूस के परमाणु कॉरपोरेशन के अध्यक्ष ने की थी। क्या अमेरिका ने उन ठिकानों से खुद को दूर रखा जहां पर रूस के नागरिकों के होने की आशंका थी? मगर तीन प्लांट पर बम गिराना, उन्हें ध्वस्त करना, यह भी काफी है समझने के लिए कि अमेरिका का शुरू से ईरान को लेकर क्या इरादा था। उसने चिंता नहीं की कि रूस क्या करेगा, चीन क्या करेगा। अब इन दो देशों को बताना होगा कि वे क्या करेंगे। ईरान पर अमेरिका का बम गिराना बहुत बड़ी घटना है। इसके जवाब में ईरान क्या करेगा? आने वाले दिनों में मध्य पूर्व की हालत पर क्या असर पड़ेगा? भले न्यूक्लियर प्लांट को खाली करा लेने का दावा किया जा रहा है, लेकिन ईरान ने अमेरिका के हमले से इनकार नहीं किया है। इस हमले के बाद अमेरिका को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने जिस तरह से ईरान के बारे में कहा है, उससे साफ है कि यह लड़ाई यहीं खत्म नहीं होगी और ना यहीं खत्म करने का इरादा लगता है। ट्रंप ने ईरान को आतंक का समर्थन करने वाला दुनिया का नंबर 1 देश कहा, मध्य पूर्व का बुली कहा, ईरान के बमों को सड़क छाप बम कहा और साफ साफ कहा कि अगर ईरान शांत नहीं हुआ तो इससे भी बड़ा हमला किया जाएगा। ट्रंप का यह भाषण बता रहा है कि वे ईरान पर हमला करने को लेकर कभी भी उलझन में नहीं रहे। उन्हें भी पता था, या कह सकते हैं कि नेतन्याहू को पता था कि ट्रंप को अब क्या क्या करना है और उसके बाद क्या क्या कहना है। बम गिराकर ट्रंप ने साबित कर दिया कि अमेरिका से ज्यादा इस्राइल की चलती है, इस्राइल अमेरिका को चलाता है। ट्रंप ने बम गिराने से पहले अमेरिकी कांग्रेस की मंजूरी लेने की जरूरत भी नहीं समझी। उन्हें पता था कि मंजूरी शायद ना मिलती। उन्होंने बम गिराने से पहले दुनिया के सामने ठोस सबूत भी नहीं रखे कि ईरान ने बम बनाया है या नहीं। युद्ध के विरोध पर चुनाव जीत कर आने वाले ट्रंप का यह बयान बता रहा है कि युद्ध के विरोध में उनके दिए गए सारे भाषण झूठ और कल्पना का लेवल पहनकर अमेरिका में टहल रहे हैं। ट्रंप ने अपने भाषणों को नकार दिया, उन्हें नकारना भी था। इस्राइल ही अमेरिका की जनता है, इस्राइल ही अमेरिका का पब्लिक ओपिनियन है और इस्राइल का फैसला अमेरिका का फैसला है। Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime: Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. For 40 years, Iran has been saying death to America, death to Israel. They have been killing our people, blowing off their arms, blowing off their legs with roadside bombs. That was their specialty. नेतन्याहू और ट्रंप के भाषण अब एक जैसे हो चुके हैं। ट्रंप ने केवल बम गिराने की सूचना नहीं दी, बल्कि यह भी बता दिया कि वे ईरान को किस नजर से देखते हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान अमेरिका और इस्राइल की मौत का ऐलान पिछले 40 साल से करता आ रहा है और सड़क छाप बमों के सहारे हमारे लोगों को घायल कर रहा है, मार रहा है। तो क्या अब भी न्यूक्लियर डील की संभावना बची है? जब अमेरिका ने प्लांट पर बम गिरा दिया तो किस हद से वह मध्यस्थता करेगा और ईरान से डील की बात करेगा? तो डील की बात का अब कोई मतलब नहीं लगता। ईरान ने एक तरह से अच्छा किया, डील को लेकर अमेरिका पर कभी भरोसा नहीं किया। इस्राइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने ट्रंप को बधाई भेजी है। कहा है, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बम गिराने के आपके साहसिक फैसले के लिए बधाई। अमेरिका के इस शक्तिशाली प्रदर्शन से इतिहास बदल जाएगा। ट्रंप के इस कदम ने मध्य पूर्व में शांति और समृद्धि का नया रास्ता बना दिया है। नेतन्याहू ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप और मैं अक्सर शक्ति से शांति लाने की बात करते रहे हैं।
पहले शक्ति आती है और फिर शांति। Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. History will record that President Trump acted to deny the world's most dangerous regime the world's most dangerous weapons. His leadership today has created a pivot of history that can help lead the Middle East and beyond to a future of prosperity and peace. President Trump and I often say, peace through strength. First comes strength, then comes peace. And tonight, President Trump and the United States acted with a lot of strength. नेतन्याहू ने ट्रंप की भूरी भूरी प्रशंसा कर डाली और कहा कि अमेरिका और इस्राएल की दोस्ती और एक दूसरे में विश्वास अक्षुण्ण है। रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तब अमेरिका ने यूक्रेन को अरबों डॉलर दिए, अपने हथियार भी दिए, लेकिन यूक्रेन के लिए कभी मैदान में नहीं उतरा। अमेरिका के लिए इस्राएल कितना अहम है या इस्राएल का अमेरिका में कितना प्रभाव है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ अपने सैनिक उपकरण और अरबों डॉलर की सप्लाई के बाद भी जंग में उतर गया। एबीसी ने रिपोर्ट किया है कि 21 जून की रात के हमले के लिए एक साल पहले अमेरिका और इस्राएल ने साझा अभ्यास किया था। अमेरिका में ट्रंप के समर्थक भी सवाल कर रहे हैं कि ईरान पर हमला कर ट्रंप ने अमेरिका पहले की नीति बदलकर इस्राएल फर्स्ट की नीति कर दी है। पत्रकार ग्लेन ग्रीनवॉल्ड ने एक व्यक्ति के ट्वीट का स्क्रीनशॉट दिखाया है कि हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने इस्राएल के इस पत्रकार बराक रेविट को फोन किया और जानकारी दी। ग्लेन के मुताबिक यह पत्रकार 2023 तक इस्राएल की सेना का हिस्सा था और उसके बाद एक्सियोस में काम करने लगा। बराक ने अपने ट्वीट में लिखा है कि ट्रंप ने कहा है कि हमें बड़ी सफलता मिली है, तुम्हारा इस्राएल पहले से ज्यादा सुरक्षित है। इस तरह के मीम अमेरिका में खूब चल रहे हैं कि आपने वोट तो दिया ट्रंप को, राष्ट्रपति उन्हें चुना, लेकिन राष्ट्रपति के रूप में मिल गए नेतन्याहू। यह भी सवाल उठ रहा है कि अमेरिका ने इस्राएल की रक्षा के लिए ईरान पर बम गिराया या नेतन्याहू को बचाने के लिए। कई लोग लिख रहे हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति नेतन्याहू हैं, अमेरिका के लोग ही लिख रहे हैं। अब आते हैं ईरान पर। जिस तरह से ईरान ने हाइफा का कितना नुकसान किया इसे लेकर कोई ठोस जानकारी नहीं मिलती, उसी तरह से न्यूक्लियर प्लांट को कितना तबाह किया गया है इसे लेकर अलग अलग दावे हैं। ट्रंप और नेतन्याहू तो जश्न मना रहे हैं, लेकिन इन दावों पर भी सवाल उठ रहे हैं। आईएईए और रूस ने भी कहा था न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट करने से रेडिएशन हो सकता है, लेकिन ईरान कह रहा है रेडिएशन का कोई खतरा नहीं। तो क्या अमेरिका ने खाली न्यूक्लियर प्लांट पर बम गिराया? आईएईए ने रिपोर्ट किया है कि फोर्डो समेत किसी भी परमाणु ठिकाने के रेडिएशन लेवल में कोई बदलाव नहीं आया है। ऐसे में अमेरिका के उन दावों पर सवाल उठ सकता है कि उसने 3 ठिकानों को तबाह किया है या नहीं। रशिया न्यूज ने यह वीडियो अपने हैंडल पर डाला है। हम पुष्टि नहीं कर सकते कि यह हमले की जगह का वीडियो है या नहीं। ईरान के सरकारी टीवी ने कहा है कि फोर्डो को खास नुकसान नहीं हुआ है, प्रवेश और निकासी द्वार को नुकसान पहुंचा है। बड़ा सवाल फोर्डो को लेकर ही था। इसी जगह को टारगेट करने के लिए अमेरिकी बम वर्षक B-2 विमानों की क्षमता की बात होने लगी, क्योंकि फोर्डो के बारे में कहा जा रहा था कि अमेरिका के लिए इसे नष्ट करना आसान नहीं होगा। ईरान में केवल फोर्डो में ही परमाणु हथियार की शुद्धता वाला यूरेनियम पाया गया है। एक और न्यूक्लियर साइट है इस्फहान। इसके बारे में खबर है कि इसराइल ने भी पहले यहां 2 बार हमले किए हैं। अमेरिका ने तीसरी बार हमला किया। क्या ईरान ने वहां पर सब कुछ रख छोड़ा था कि अमेरिका या इसराइल जिसे जब मन करे आए और बम गिराकर तबाह करे? एक तीसरी न्यूक्लियर साइट है नतान्ज। इसके बारे में फॉक्स न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि इसराइल ने 75% नुकसान कर दिया है, अमेरिका ने बम गिराकर इसे मिटा दिया है। फॉक्स ने सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट किया है। नुकसान की खबरें आती रहेंगी, वीडियो आते रहेंगे, किसी भी वीडियो पर तुरंत भरोसा ना करें। भारत में ईरान का एक ट्विटर हैंडल है। यह भारत में ईरान के दूतावास का आधिकारिक ट्विटर अकाउंट है। इस पर ईरान के एटॉमिक एनर्जी ऑर्गेनाइजेशन का बयान छपा है कि फोर्डो, नाताज और इस्फहान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला हुआ है और अमेरिका ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है। यह सरासर अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ईरान ने कहा कि आईएईए की नाक के नीचे अमेरिका ने परमाणु ठिकानों पर हमला किया है।
ईरान ने IAEA की भूमिका पर भी सवाल उठाया और लिखा है कि इसकी जिम्मेदारी उस पर भी बनती है। तीनों परमाणु साइट को परमाणु अप्रसार नीति के तहत मॉनिटर किया जाता रहा है। ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी मांग की है कि वह इस जंगल राज की निंदा करे और ईरान का समर्थन करे। ईरान ने अपनी जनता को भरोसा दिलाया है कि हजारों क्रांतिकारियों और प्रतिबद्ध वैज्ञानिकों ने परमाणु कार्यक्रम को यहां तक पहुंचाया है, अपनी शहादत दी है। ईरान किसी भी कीमत पर अपने कार्यक्रमों को रुकने नहीं देगा। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरकाजी ने कहा है, अमेरिका ने न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर बहुत बड़ा अपराध किया। उन्होंने कहा है कि इस हमले का असर हमेशा के लिए होगा। संयुक्त राष्ट्र के हर देश को इस हमले से चिंतित होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अनुसार ईरान अपनी संप्रभुता, अपने हितों और लोगों की रक्षा के लिए जो कदम उठा सकता है उठाएगा। परमाणु ठिकाने पर हमला करना जोखिम का काम है। इस हमले को अंजाम देकर ट्रंप ने भी बड़ा जोखिम उठाया है। अभी तक नेतन्याहू अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे थे और अब उनके साथ ट्रंप भी शामिल हो गए। लगता है ट्रंप ने अपना पुराना कोई कर्जा उतारा है। अमेरिका के विदेश विभाग के पूर्व प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि इसे लेकर शक की गुंजाइश कम है कि ट्रंप ने कूटनीतिक बातचीत के लिए जो समय दिया था वो ईरान को बहलाने के लिए दिया था। उन्होंने सोचा होगा ऐसा कर ईरान को पूरी तरह से खतरे की संभावना से अनजान कर देंगे, मगर उन्होंने अमेरिका के लोगों से झूठ कहा और हमारे मित्र देशों से भी। पता चलता है कि कूटनीति का दूर दूर तक कोई चांस ही नहीं था। अब हम सब इस नतीजे के जिम्मेदार हैं। सबकी नजर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर है। अगर ईरान ने इसे बंद कर दिया तो कई देशों में आर्थिक तबाही आ जाएगी। ईरान की तरफ से खबरें आ रही हैं कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के साथ साथ रेड सी को भी बंद कर दिया जाएगा। ईरान ने इसे अमेरिका का हमला माना है, तो क्या वह मध्य पूर्व के अमेरिकी ठिकानों पर भी हमला करेगा या अपने हमले को इसराइल तक ही सीमित रखेगा? अमेरिका ने कहा था ईरान ने अमेरिका के नागरिकों को नुकसान पहुंचाया या उस इलाके में अमेरिका के ढांचों पर हमला किया तो जवाबी हमला करेगा। ट्रंप ने कूटनीति के लिए 2 हफ्ते का समय दिया, कहा 2 हफ्ते के बाद कुछ होगा, मगर अपनी सभी बातों से मुकरते हुए अमेरिका ने हमला कर दिया। अमेरिका के हमले की अगली सुबह ईरान ने इसराइल की राजधानी तेल अवीव पर मिसाइलों की बौछार कर दी। ट्विटर पर तेल अवीव के मोहल्लों में हुए नुकसान के वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें नुकसान दिखाई भी देता है। इसराइल ने कहा है कि ईरान की ओर से 10 मिसाइलें दागी गई हैं। अमेरिकी मीडिया के बड़े बड़े पत्रकार तेल अवीव से सीधी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, मगर ईरान में असल में कितना नुकसान हुआ है इसे लेकर अभी स्थिति साफ नहीं। ईरान के प्रेस टीवी ने इसराइल के नक्शे पर अमेरिका का झंडा बनाकर यह तस्वीर ट्वीट किया है और सवाल किया है कि क्या अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य बेस पर हमला करेगा। इसराइल की सेना ने भी पश्चिमोत्तर ईरान पर हमला बोल दिया है। इसका मतलब है कि अमेरिका के बम गिराने से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, शक्ति से शांति नहीं आई। ईरान और इसराइल के बीच जैसे चल रहा था वैसे ही युद्ध जारी है। ईरान अभी भी यूरोप के नेताओं से मिल रहा था, खाड़ी के देशों के माध्यम से युद्ध विराम की कोशिश की बात कर रहा था, मगर अमेरिका ने दिखा दिया कि वह उस युद्ध में इसराइल के साथ है जो नेतन्याहू दशकों से लड़ना चाहते हैं। ईरान के सरकारी टीवी ने कहा है कि शुरुआत अमेरिका ने की, खत्म हम करेंगे। इस तरह की खबरें छप रही हैं कि ईरान ने कहा है कि मध्य पूर्व में हर अमेरिकी सैनिक ठिकाने और अमेरिकी नागरिकों को टारगेट करेगा। सरकारी टीवी पर अमेरिका के सैनिक ठिकानों का नक्शा भी दिखाया जा रहा है। ट्रंप ने भी सोशल मीडिया पर लिखा है, अगर ईरान ने अमेरिका के खिलाफ कोई भी कदम उठाया तो आज की रात से ज्यादा बड़ा हमला किया जाएगा। यमन ने कहा है कि वह अब आधिकारिक रूप से युद्ध में उतर रहा है, अपने समुद्री जहाजों को जिसे भी बचाना है बचा ले। रूस और चीन ईरान का साथ देने का इशारा करते रहे हैं। सवाल है कि क्या इशारे से भी आगे बढ़ेंगे। यह भी खबर आई कि ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को रूस की मिसाइलें सुरक्षा देती हैं। रूस और चीन ईरान के लिए शायद ही उस तरह से आगे आए जैसे अमेरिका इसराइल के लिए आया है। ट्रंप ने नेतन्याहू से अपनी दोस्ती का वादा पूरा कर दिया, लेकिन क्या पुतिन और शी जिनपिंग ईरान से दोस्ती का वादा पूरा कर पाएंगे या ऐसी कोई दोस्ती ईरान और रूस, ईरान और चीन के बीच है भी? यह इस पर निर्भर करेगा कि अमेरिका के हमले के बाद मध्य पूर्व से किसी बड़े युद्ध की शुरुआत होती है या नहीं। तब तक यह मानकर चलिए कि रूस और चीन का जिक्र ऐसे हमलों के वक्त केवल आर्टिकल की खाली जगहों को भरने के लिए किया जाता है। इस सब में अरब देशों की कोई भूमिका नहीं है।
गजा पर जब इसराइल ने हमला किया और इतना बड़ा नरसंहार किया, तब भी किसी की कोई भूमिका नहीं थी। अरब देश शांति की अपील करेंगे, हमले की निंदा करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा बात आगे नहीं बढ़ेगी। अगर ईरान ने अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया तो अरब देशों में अमेरिका के अड्डे ईरान पर हमले के काम आएंगे। जॉर्डन के बारे में रिपोर्ट होता रहा है कि वह ईरान की मिसाइलों को रोक रहा है। यह भी रिपोर्ट आई है कि सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर अमेरिका के जेट और टैंकर खड़े हैं। तो अरब देश इस पूरे मामले में किराए के प्लेटफॉर्म बन गए हैं। अमेरिकी मीडिया संस्थान CBS ने सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट किया है कि अमेरिका ने ईरान को हमले के बाद संदेश भेजा है कि उसके हमले सिर्फ ईरान के परमाणु ठिकानों तक सीमित हैं और अमेरिका सत्ता परिवर्तन नहीं चाहता है। टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया है। लिखा है कि इसे टकराव को कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव अंतोनियो गुतेरेस ने ईरान पर अमेरिका की बमबारी की निंदा की है। कहा है कि इससे पहले से ही चिंगारी पर बैठे इस इलाके में युद्ध भड़क सकता है, नियंत्रण से बाहर हो सकता है। गुतेरेस ने सदस्य देशों से शांति बनाए रखने की अपील की है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने के लिए कहा है। सवाल है कि किस कानून के तहत अमेरिका ने हमला किया। IAEA की कोई रिपोर्ट नहीं थी कि ईरान हथियार बना चुका है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट नहीं थी कि ईरान के पास बम है। ईरान इनकार करता रहा। अभी बहस चल रही थी कि बम होने के सबूत हैं या नहीं। अमेरिका ने बम होने की संभावना के नाम पर बम गिरा दिया। आप देख सकते हैं कि तर्क की जगह ताकत का जोर है। बात गलत सही की नहीं है, बात अमेरिका की है, इसराइल की है। अमेरिका के ही कई सेनेटर और रिप्रेजेंटेटिव राष्ट्रपति ट्रंप पर सवाल उठा रहे हैं कि उन्होंने किसी दूसरे देश पर हमला करने से पहले कांग्रेस से मंजूरी नहीं ली। कई प्रतिनिधियों ने कहा है कि यह अमेरिका के संविधान का उल्लंघन है। भारत में ऐसे वक्त में सवाल उठाने वाले को देशद्रोही कहा जाता है। मुझे भी नहीं पता कि बीजेपी के करोड़ों समर्थक, बीजेपी के समर्थकों के अलावा बाकी जनता जो इसमें ट्रेन हो चुकी है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर सवाल नहीं करना चाहिए, वो इन खबरों को कैसे देखेगी? क्या वह समझ भी पाएगी कि हमला करने की खबर के आते ही अमेरिकी कांग्रेस और सेनेट के कई सारे सदस्य ट्रंप पर महाभियोग चलाने की बात करने लगे, बम गिराने की निंदा करने लगे। कांग्रेस की रिप्रेजेंटेटिव मार्जोरी टेलर ग्रीन ने कहा कि जब भी अमेरिका महान बनने के करीब होता है, हम किसी विदेशी जंग में शामिल हो जाते हैं। अगर नेतन्याहू ने ईरान पर बम नहीं गिराया होता तो इसराइल की जनता पर बम नहीं गिर रहे होते। इसराइल एक परमाणु हथियारों से संपन्न देश है, यह हमारी लड़ाई नहीं। रिप्रेजेंटेटिव नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि राष्ट्रपति ने बिना कांग्रेस की मंजूरी के हमला कर संविधान का उल्लंघन किया है। मैं कांग्रेस में अपने सहयोगियों के साथ प्रशासन से जवाब मांगती हूं। इस ऑपरेशन ने अमेरिकी नागरिकों को खतरे में डाल दिया है और इलाके में युद्ध भड़कने के आसार बढ़ गए हैं। एक और रिप्रेजेंटेटिव है शॉन कास्टन, उन्होंने भी आलोचना की है। कहा है कि यह हमला परमाणु हथियार है या नहीं, इसे लेकर नहीं है। अमेरिका के किसी भी राष्ट्रपति ने ऐसे किसी देश पर हमला नहीं किया जिसके तुरंत परमाणु बम बना लेने का खतरा ना हो, वह भी बिना कांग्रेस की मंजूरी के। यह साफ साफ अपराध है। कांग्रेस की एक और सदस्य अलेक्जेंड्रिया ओकासियो-कोर्टेज ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि बिना कांग्रेस की मंजूरी के ईरान पर बम गिराना संविधान का उल्लंघन है। युद्ध को लेकर कांग्रेस को जो अधिकार मिला है उसका उल्लंघन है। इसी आधार पर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ महाभियोग लाना चाहिए। भारत में गोदी एंकर ही कूद पड़ते। आपने आलोचना कैसे कर दी? राष्ट्रीय सुरक्षा का वक्त है, आपने प्रधानमंत्री मोदी से सवाल कैसे पूछ दिया? हिंदी प्रदेश की जनता को जानना चाहिए कि गोदी मीडिया ने कई बड़े सवालों पर चुप्पी साधी और पूछने पर ही उल्टा जनता और विपक्ष पर हमला बोला। नतीजा क्या निकला आज तक किसी को पता नहीं। पहलगाम में हमला करने वाले आतंकी कहां हैं, कौन थे? उससे पहले और सबसे पहले पहलगाम में सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई? रिप्रेजेंटेटिव मार्जोरी टेलर ग्रीन ट्रंप के अभियानों की समर्थक रही हैं। देखिए कि युद्ध के विरोध को लेकर कितनी मुतमईन है कि इस वक्त भी युद्ध के खिलाफ बोल रही हैं। उन्हें जो गलत लगता है गलत बोल रही, बल्कि जब कांग्रेस की सदस्य ओकासिया ने ट्रंप की आलोचना की तो टेलर ग्रीन ने उन्हें सुना दिया कि यह आपका दोहरापन है। आपने यूक्रेन युद्ध को फंड करने के लिए वोट किया, बाइडेन के फैसले का साथ दिया। आपको युद्ध का विरोध करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। यही नहीं, ट्रंप के एक समर्थक हैं और मशहूर समर्थक हैं स्टीव बैनन। इन्होंने भी ईरान पर बम गिराने को लेकर कूद कूद कर स्वागत नहीं किया है।
कहा है कि अमेरिका को फिर से महान बनाने के कई समर्थकों को अच्छा नहीं लगा है। राष्ट्रपति ट्रंप को अपने समर्थकों से बात करनी पड़ेगी। उनके बहुत से समर्थक इस्राएल के समर्थक हैं, लेकिन तब भी वे युद्ध नहीं चाहते। जब हमारी चॉइस नहीं थी तो हम इस युद्ध में क्यों शामिल हुए? स्टीव बैनन का कहना है कि उन्हें नहीं पता कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और इस्राएल की खुफिया एजेंसी मोसाद में कैसे फर्क किया जा सकता है। दोनों एक हो चुकी हैं। तो एक तरफ ट्रंप मनमानी कर रहे हैं, इस्राएल के दबाव में आ गए हैं, दिख भी रहा है, दिखाया भी जा रहा है कि इस्राएल अमेरिका को चलाता है। फिर भी उसी अमेरिका में लोग इसी वक्त खुलकर बोल रहे हैं। सेनेटर बर्नी सैंडर्स ने तो कहा है बेन्यामिन नेतन्याहू अमेरिका के राष्ट्रपति नहीं हैं। ईरान पर बम गिराने के तुरंत बाद उन्होंने अपना बयान जारी कर दिया। क्या आप कल्पना कर सकते हैं अगर भारत का कोई सांसद, विपक्ष का कोई सांसद इस तरह से निंदा कर देता या सवाल उठाता तो क्या होता? This is a statement from Donald Trump. Quote, "We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran, etc." I agree. And I want to tell you something. Not only is this news that I've just heard, the second alarming that all of you have just heard, but it is so grossly unconstitutional. All of you know that the only entity that can take this country to war is the U.S. Congress. The President does not have the right. अमेरिका में युद्ध के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है। वहां के सांसदों में इस बात को लेकर गर्व करने का चलन रहा है कि वे इस्राएल के समर्थक रहे हैं। एजेंट कहने से भी बुरा नहीं मानते। ऐसे सांसद और समर्थक ट्रंप की खूब तारीफ कर रहे हैं। ट्रंप को यह कदम उठाना भी था। उन्होंने साबित कर दिया कि एक डीप स्टेट ही असली अमेरिका है। उस पर जिसका भी प्रभाव है, फैसला उसी का होता है और उसी के हिसाब से अमेरिका ही नहीं, यूरोप के देश भी हाँ में हाँ कहते हैं। अमेरिका ने ईरान पर बम गिरा दिया। 2 हफ्ते का समय दिया था, लेकिन तब भी कहा जा रहा था बम कभी भी गिराया जा सकता है। इससे जुड़ी खबरें तेजी से बदलती जा रही हैं। दावे गलत हो सकते हैं, दावे सही भी हो रहे हैं। इसलिए ध्यान से इन घटनाओं को देखिए। तिमोथी स्नाइडर एक बड़े प्रोफेसर हैं। उन्होंने कहा है कि युद्ध के बारे में 5 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। हमले के पहले घंटे में जो दावे किए जाते हैं, उनमें से कई दावे समय के साथ गलत हो जाते हैं। कुछ भी कहिए, जो भी युद्ध शुरू करता है वो केवल घरेलू राजनीति के बारे में सोचता है। युद्ध क्यों किया, इसकी दलील समय के साथ बदलती रहती है। मकसद क्या था, हासिल हुआ या नहीं, इसका कोई मतलब नहीं होता। युद्ध का परिणाम कुछ भी हो सकता है। युद्ध शुरू करना आसान है, खत्म करना मुश्किल। दुनिया में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं रह गई। ताकत का जश्न मनाया जा रहा है। मध्य पूर्व का भविष्य कैसा होगा, वैसे उसका वर्तमान ही कैसा है। मध्य पूर्व के देश कई देशों का अखाड़ा बन चुके हैं। उन्हें सोचना होगा कि उनकी जमीन कब तक इसराइल और अमेरिका के सैनिक उद्योगों के मुनाफे के काम आती रहेगी, और जनता को बेवकूफ बनाने के दोनों देश अपने अपने देश को ग्रेट बना रहे हैं। कहा जाता है कि इस इलाके से तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत होगी। इसकी संभावना लगती नहीं। इसके लिए जरूरी है कि मध्य पूर्व के तमाम देश ईरान के लिए अमेरिका के खिलाफ जंग में उतरें या चीन या रूस का साथ दें। तभी कई देश आमने सामने होंगे और उसका स्वरूप विश्व युद्ध जैसा होगा। ऐसा होना फिलहाल मुमकिन नहीं लगता। जंग ना हो यही अच्छा है, लेकिन जंग तो हो रही है। ईरान और इसराइल के बीच हो रही है, जिसे इसराइल ने शुरू किया और अब अमेरिका कूद पड़ा है। क्या इस इलाके में बड़ी जंग होगी? हर बार कहा जाता है ना हो तो अच्छी बात है। जंग बड़ी हो या छोटी हो, जारी तो है ही। गजा में जो नरसंहार चल रहा है, उससे बड़ी जंग क्या हो सकती है? हर दिन वहां के लोगों पर बम गिराए जाते हैं और मारे जाते हैं लोग। 21 जनवरी को यूरोप के कई देशों में हजारों हजार लोगों ने गजा में जारी नरसंहार को रोकने के लिए मार्च किया है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।